नमस्कार दोस्तों और मेरे प्रिय स्टूडेंट्स। आज मैं आपके लिए सॉल्यूशन चैप्टर एक बार दोबारा पुनः लेके आया हूँ। आगे चलते हुए इस सॉल्यूशन चैप्टर के बारे में पढ़ते हैं अपन। एक बार मैं रिपीट कर देता हूँ। सॉल्यूशन क्या है? सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट से मिलकर सॉल्यूशन बनता है। सोल्यूट क्या है? जो कम मात्रा में है, लोअर क्वांटिटी है। और सॉल्वेंट क्या है? जिसकी क्वांटिटी क्या है, बहुत ज़्यादा मात्रा में, वो सॉल्वेंट कहलाता है। सॉल्यूशन चैप्टर के बारे में मैंने कुछ बताया था कि सॉल्यूशन क्या है, सॉल्यूशन के बारे में, टाइप ऑफ सॉल्यूशंस। ये एक टेबल थी, इस टेबल में थोड़ी सी उस बुक में नोट्स में थोड़ी सी मिस्टेक थी, इसके बारे में दोबारा फिर ले गया हूँ। गैसेस सॉल्यूशन, गैसेस सॉल्यूशन वो होते हैं जिसमें सॉल्वेंट क्या हो, कंप्लीट गैस हो, गैस गैस गैस, और सोल्यूट क्या हो, गैस, लिक्विड और सॉलिड हो, तो क्या कहलाता है? गैसेस सॉल्यूशन। गैस और गैस, टू गैसों का मिक्सचर है। गैस और लिक्विड, मिक्सचर ऑफ CH3 वेपर एंड N2, मिक्सचर ऑफ वाटर वेपर इन एयर। जो वाटर की जो वेपर होती है वो एयर के अंदर क्या हो, मिक्स हो। जैसे आपने धुंध देखी है, धुंध में क्या होती है, वाटर होती है जो कम मात्रा में होती है और एयर बहुत ज़्यादा मात्रा में होती है। थर्ड है गैस एंड सॉलिड, सब्लिमेशन ऑफ सॉलिड इन एयर या स्मोक। जो धुआं होता है उसमें कार्बन जो होता है सॉलिड फॉर्म में होता है, जो लोअर क्वांटिटी में होता है, और एयर होती है वो ज़्यादा मात्रा में होती है। दैट इज क्लियर। सेकेंड है लिक्विड सॉल्यूशन, जिसमें क्या हो, अपना सॉल्वेंट हो, कंप्लीट लिक्विड हो, लिक्विड 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 और गैस, और अपना जो सोल्यूट है वो गैस, लिक्विड एंड सॉलिड फॉर्म में हो। तो लिक्विड जो है वो ज़्यादा मात्रा में होना चाहिए, लिक्विड क्या होना चाहिए, ज़्यादा मात्रा में, और गैस क्या होना चाहिए, कम मात्रा में। जैसे O2 डिजोल्व होती है किसके अंदर, वाटर के अंदर। लिक्विड लिक्विड मिक्सचर ऑफ एल्कोहल एंड वाटर, पानी के अंदर अपन एल्कोहल को पानी के अंदर मिलाते हैं, पानी ज़्यादा मात्रा में होता है और एल्कोहल कम मात्रा में होता है। लिक्विड एंड सॉलिड, मिक्सचर ऑफ शुगर, चीनी को जब पानी में मिलाते हैं तो सबसे बड़ी एग्जांपल लिक्विड और सॉलिड का। सॉलिड सॉल्यूशन की बात करता हूँ। सॉलिड सॉलिड जिसमें सॉल्वेंट तो क्या है, सॉलिड है, और सॉल्यूट क्या है, गैस, लिक्विड एंड सॉलिड। सबसे पहले सॉलिड और गैस की बात करता हूँ। एड्जॉर्प्शन ऑफ H2 बाई Pt। Pt जो मेटल होता है उसकी जो सरफेस पर एड्जॉर्ब्ड होती है, एड्जॉर्ब कौन सी गैस, हाइड्रोजन गैस। सेकंड है सॉलिड लिक्विड, सोडियम अमलगम NaH, जो Na है वो सॉलिड फॉर्म में और Hg है वो लिक्विड फॉर्म में है। थर्ड है सॉलिड एंड सॉलिड, अलॉय, जितने भी अलॉय हैं वो सॉलिड और सॉलिड फॉर्म में होते हैं। ठीक है, ये टेबल थी। उसके बाद अपन ने आगे पढ़ा था, बहुत सारी यूनिट्स थी, मोलरिटी, नॉर्मलिटी, पार्ट्स पर मिलियन, मोल फ्रैक्शन, इनकी सबकी डेफिनेशन पढ़ी थी। ये आप लोग एक बार इन नोट्सों में देख लीजिए। उसके बाद आज का जो टॉपिक है वो होता है सोल्यूबिलिटी। सोल्यूबिलिटी क्या होता है? सोल्यूबिलिटी की जो डेफिनेशन दी हुई है, द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ ए सॉलिड दैट कैन बी डिजोल्व इन 100 ग्राम ऑफ द सॉल्वेंट एट पर्टिकुलर टेम्परेचर इज नॉन एज सोल्यूबिलिटी ऑफ दैट सॉलिड। कि पानी में जो सॉलिड घुला होता है, डिजोल्व होता है, वो क्या कहलाती है, इसकी सोल्यूबिलिटी कहलाती है। इसके सबसे बड़ा डेफिनेशन जो पेन से जो मार्क लगा हुआ है, सबसे बड़ा डेफिनेशन आपको केवल नोट्स में यही उतारना है। द मैक्सिमम नंबर ऑफ मोल्स, द मैक्सिमम नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए सॉलिड दैट कैन बी डिजोल्व इन 1 लीटर ऑफ द सॉल्वेंट। मतलब 1 लीटर सॉल्वेंट में जो सोल्यूट के मॉलिक्यूल्स डिजोल्व होते हैं पर्टिकुलर टेम्परेचर पर, इज नॉन एज द सोल्यूबिलिटी। द यूनिट ऑफ सोल्यूबिलिटी मोल पर लीटर। ये दो चीज़ें याद करनी है। पेन के जो मार्क लगे हुए हैं केवल नोट्स में आपको वही उतारने हैं। द यूनिट ऑफ सोल्यूबिलिटी मोल पर लीटर। अब इसके बाद अपन पढ़ते हैं फैक्टर अफेक्टिंग द सोल्यूबिलिटी। फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ द सोल्यूबिलिटी की, जो अपन पानी के अंदर कोई भी सोल्यूट घोलते हैं, जैसे चाहे वो लिक्विड हो, सॉलिड हो या गैस हो, तो उस सोल्यूबिलिटी को कौन कौन से फैक्टर अफेक्टिंग कर रहे हैं। सबसे पहला आता है नेचर ऑफ द सोल्यूट एंड सॉल्वेंट। इससे पहले मैंने आपको एक छोटी सी कहानी भी सुनाई थी, अगर आपको याद हो 11वीं क्लास में, कि मेरी मोटरसाइकिल के अंदर
किसी बच्चे ने चीनी डाल दी थी पेट्रोल की टंकी में, मेरी गाड़ी स्टार्ट नहीं हुई थी। अगर आपको वो कहानी याद हो, नहीं है तो मैं आपको एक डायलॉग बताता हूँ, लाइक डिजोल लाइक। कौन सा? लाइक डिजोल लाइक, समान समान को घोलता है। अगर आपका सोल्यूट पोलर है और आपका सॉल्वेंट भी कैसा है? पोलर है, तो इजीली डिजोल्व हो जाएगा। अगर आपका सोल्यूट नॉन पोलर है और सॉल्वेंट पोलर है तो डिजोल्व कभी ज़िंदगी में नहीं होगा, ये ध्यान रखना। यही है नेचर ऑफ द सोल्यूट एंड सॉल्वेंट। अगर दोनों की नेचर सेम है, पोलर पोलर है, सोल्यूट भी पोलर और सॉल्वेंट भी पोलर, दोनों सेम है, तो इजीली डिजोल्व होगा। अगर दोनों की नेचर डिफरेंट डिफरेंट है तो कभी ज़िंदगी में डिजोल्व नहीं होगा, यही ध्यान रखना बेटा। फॉर एग्जाम्पल, नमक NaCl पानी में डिजोल्व हो जाता है, लेकिन पेट्रोल में डिजोल्व नहीं होगा, क्योंकि NaCl कैसा है? पोलर है, और अपना पानी है वो भी कैसा है? पोलर है, तो इजीली डिजोल्व हो जाएगा। लेकिन जो अपना पेट्रोल है वो नॉन पोलर है, तो डिजोल्व नहीं होगा। दैट इज क्लियर। इसमें तो टॉपिक के लिए एक डायलॉग याद रखना है, लाइक डिजोल्व लाइक, समान समान को घोलता है। दैट इज क्लियर। अपन फिर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, टेम्परेचर। टेम्परेचर की बात करते हैं। आपको पता भी होगा, चीनी को आप एक ठंडे पानी में घोलें और एक आप गर्म पानी में घोलें, ये बताओ किसमें जल्दी घुल जाएगा? गर्म पानी में, बिल्कुल सही है। गर्म पानी में इजीली घुल जाएगा, क्योंकि वहाँ टेम्परेचर देने पर चीनी पानी में जल्दी घुल जाती है। क्योंकि ये जो प्रोसेस है वो कौन सा प्रोसेस है? एंडोथर्मिक। आपको टेम्परेचर देना पड़ेगा, उसको आवश्यकता है। अगर एंडोथर्मिक प्रोसेस है तो टेम्परेचर इंक्रीज करने पर, एक दोबारा फिर रिपीट कर रहा हूँ, ध्यान देना, एंडोथर्मिक प्रोसेस है, टेम्परेचर इंक्रीज करने पर सोल्युबिलिटी क्या जाती है? इंक्रीज हो जाती है। और एक्जोथर्मिक प्रोसेस है, कौन सा प्रोसेस? एक्जोथर्मिक प्रोसेस, टेम्परेचर देने पर सोल्युबिलिटी क्या हो जाएगी? डिक्रीज। फॉर एग्जाम्पल, एक बार इस पे लिख रहा हूँ, आप थोड़ा ध्यान दीजिए। एक्जोथर्मिक प्रोसेस है, एक्जोथर्मिक प्रोसेस है, टेम्परेचर इंक्रीज करने पर सोल्युबिलिटी डिक्रीज हो जाएगी, एक्जोथर्मिक। और एंडोथर्मिक प्रोसेस है, टेम्परेचर इंक्रीज करने पर सोल्युबिलिटी डिक्रीज हो जाएगी। दैट इज क्लियर। ओके, आपको सबसे बड़ी एग्जांपल देता हूँ। अपन सफ़ेदी भिगोते हैं, कली भिगोते हैं दिवाली के अवसर पर, तो जो सफ़ेदी में अपन ठंडा पानी डालते हैं, क्योंकि उसमें जैसे ही अपन ठंडा पानी डालते हैं तो वो मटका गर्म हो जाता है, क्योंकि वो एक्जोथर्मिक प्रोसेस है। और एक्जोथर्मिक प्रोसेस होने पर हमें ठंडा पानी चाहिए, ठंडे पानी का उसकी सोल्युबिलिटी क्या हो जाती है? इंक्रीज हो जाती है। दैट इज क्लियर। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है सोल्युबिलिटी ऑफ गैसेस इन लिक्विड, मतलब कि गैसेस को पानी के अंदर घोलना है, ये ध्यान रखना। तो इसकी जो डेफिनेशन है वो क्या है? द वॉल्यूम ऑफ ए गैस, द वॉल्यूम ऑफ ए गैस NTP, नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर, डिजोल्व इन यूनिट वॉल्यूम ऑफ ए सॉल्वेंट at 1 atmosphere pressure and at a particular temperature is known as adsorption coefficient। ये क्या है? adsorption coefficient। क्योंकि जो solubility है ऊपर दिया हुआ है, the solubility of gaseous liquid in termed as adsorption coefficient। ये किस पे डिपेंड करती है? adsorption coefficient पे डिपेंड करती है। अगर adsorption coefficient है क्या, मैंने आपको बता भी दिया। मैं एक बार दोबारा फिर रिपीट कर रहा हूँ, गैसेस आर सोल्यूबल ऑफ ए पर्टिकुलर एक्सटेंट इन वाटर एंड अदर लिक्विड, ऑक्सीजन डिजोल्व इन वाटर कीप द
एनिमल लिव, मतलब कि अगर ऑक्सीजन पानी में घुलती है तभी जीव जंतु जीवित रहते हैं। मछलियाँ समुद्र में नीचे तक रहती है क्योंकि उसमें ऑक्सीजन क्या है, डिजोल्व है। ये किस पे डिपेंड है, ये एडजॉर्प्शन कोफिशिएंट पर डिपेंड है। एडजॉर्प्शन कोफिशिएंट द वॉल्यूम ऑफ ए गैस at a NTP dissolve in a unit volume of a solvent at 1 atmospheric pressure and at a particular temperature is known as the adsorption coefficient. इसको कौन कौन से फैक्टर इफेक्टिंग करते हैं, नेचर ऑफ गैस। सबसे पहला कौन सा है, नेचर ऑफ गैस। अगर कोई गैस है, अगर वो लिक्विड के साथ जुड़कर कंपाउंड का फॉर्मेशन करती है तो वो गैस इजीली डिजोल्व हो जाती है किसके अंदर, वाटर के अंदर। फॉर एग्जांपल NH3 दिया हुआ है, इसमें H2O दिया हुआ है, ये दोनों आपस में जुड़कर कंबाइंड होकर कंपाउंड का फॉर्मेशन कर रही है NH4OH का। अगर ये कंबाइंड हो जाती हैं तो इजिली घुल जाएंगी वाटर के अंदर, और कंबाइंड नहीं होती है तो इजिली डिजोल्व नहीं होगी। दिया हुआ द गैसेज विच रिएक्ट इन सॉल्वेंट ऑफ फॉर द कंपाउंड और आर आयनोलाइज इन ए सॉल्वेंट आर मोर सोल्यूबल इन ए सॉल्वेंट। अगर वो सॉल्वेंट के साथ कंपाउंड का फॉर्मेशन करती है तो वो इजीली डिजोल्व होगी, अगर वो फॉर्मेशन नहीं करती है कंपाउंड का तो डिजोल्व नहीं होगी। NH3 जल वाटर के साथ रिएक्शन करके NH4OH का फॉर्मेशन करती है जो इजीली डिजोल्व हो जाती है। नीचे दिया हुआ है दूसरा एग्जाम्पल, इसमें दिया हुआ है द गैसेज विच डू नॉट रिएक्ट इन सॉल्वेंट ऑफ टू फॉर ए compound are less soluble in liquid H2O2 N2। H2O2 N2 ये पानी के साथ रिएक्शन नहीं करती है तो कंपाउंड का कंप्लीट कंपाउंड का फॉर्मेशन नहीं करती है तो ये कम डिजोल्व होती है। एडजॉर्प्शन कोफिशिएंट के बेसिस पर एक सोल्युबिलिटी ऑर्डर दिया हुआ है। सबसे पहले जो सोल्यूबल है वो NH3 है, फिर HCl है, फिर SO2 है, फिर H2S है, फिर CO2 है, सबसे कम N2 है। The gases O2, N2, C2H2 etc. are more soluble in benzene। ध्यान रखना बेंजीन क्या है, नॉन पोलर है। जो पानी में नहीं घुलेगी वो बेंजीन में घुलेगी, जो बेंजीन में घुलेगी वो पानी में नहीं घुलेगी, ये ध्यान रखना, क्योंकि बेंजीन क्या है, नॉन पोलर कंपाउंड है। दैट इज क्लियर। सेकंड आता है नेचर ऑफ सॉल्वेंट। नेचर ऑफ सॉल्वेंट आप जानते हैं यदि कोई गैसेज पोलर है तो वो इजिली पानी में डिजोल्व। पोलर गैस आर मोर सोल्यूबल इन पोलर सॉल्वेंट एंड लेस सोल्यूबल इन नॉन पोलर सॉल्वेंट। दैट इज क्लियर। मैंने कहा था लाइक डिजोल्व लाइट वही लगेगा इसमें भी। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, अपन लिक्विड और सॉलिड की बात करते हैं तो टेम्परेचर देने पर सोल्यूबिलिटी इंक्रीज होती है। कब, जब एंडोथर्मिक प्रोसेस होगा। लेकिन यहाँ पर गैस की बात कर रहे हैं। आप एक बात सुनिए, पानी को अपन गर्म करेंगे तो पानी उबलेगा, उबलता है तो बुलबुले बनते हैं। कहने का मतलब उसमें जो घुली हुई गैस है वो बाहर निकल रही है। तो ध्यान रखना टेम्परेचर देने पर सॉल्युबिलिटी हमेशा गैसेस की क्या होती है, डिक्रीज होती है। दैट इज क्लियर। लेकिन अगर जो कंपाउंड का फॉर्मेशन कर ले वो सोल्यूबल होती है। ध्यान देना इसमें वही है, टेम्परेचर देने पर अगर एक्सोथर्मिक प्रोसेस होगा, वही एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक दिया हुआ है। एंडोथर्मिक प्रोसेस होगा तो सोल्युबिलिटी इंक्रीज होगी, एक्सोथर्मिक प्रोसेस होगा सोल्युबिलिटी हो जाएगी डिक्रीज। दैट इज क्लियर। इफेक्ट ऑफ प्रेशर, इफेक्ट ऑफ प्रेशर ये आपको याद नहीं करना, आपको याद करना है इफेक्ट ऑफ प्रेशर। A study of the effect of pressure on the solubility of gases at a constant pressure has relieved that the solubility of gases increase with increase in pressure। प्रेशर लगाओगे, आप प्रेशर लगाओगे तो प्रेशर लगाने पर क्या होगा, सोल्यूबिलिटी क्या होगी, इंक्रीज होगी। अगर आपने प्रेशर कम लगाया तो सोल्यूबिलिटी क्या होगी, डिक्रीज होगी। सोल्यूबिलिटी इंक्रीज कब होती है, जब आप हाई प्रेशर लगाओगे। कंप्रेस्ड करोगे तो सोल्यूबिलिटी क्या हो जाएगी, इंक्रीज होगी। आपने देखा होगा आप कोल्ड ड्रिंक्स पीते हैं गर्मियों में, कोल्ड ड्रिंक्स को जैसे ही खोलते हैं तो उसमें CO2 गैस रिमूव होती है। लेकिन CO2 गैस कैसे भरी जाती है, कंप्रेस्ड करके, प्रेशर लगा के वो CO2 गैस उसके अंदर डिजोल्व कराई जाती है, ज़बरदस्ती डिजोल्व कराई जाती है।
तो उसकी सोलिबिलिटी क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। तो ध्यान रखना, प्रेशर इंक्रीज करने पर हमेशा गैस की सोलिबिलिटी क्या होगी, इंक्रीज होगी। दैट इज क्लियर। अगर किसी तरह का कोई भी आपके कन्फ्यूजन है तो आप मेरे से क्लियर कर सकते हैं, मैसेज भेजें, आप मेरे पास फ़ोन करें, आपको पता है मेरे फ़ोन नंबर 737320802। दैट इज क्लियर। अगला जो टॉपिक आता है वो आता है हेनरी लॉ। ये इफेक्ट ऑफ प्रेशर पर का ही एक टॉपिक है, हेनरी लॉ। ये हेनरी लॉ बहुत बार आया हुआ है एग्जाम में। हेनरी लॉ क्या है? हेनरी एक साइंटिस्ट है, उसने एक इक्वेशन दी थी, इसे हेनरी लॉ कहते हैं। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ एट ए कांस्टेंट टेम्परेचर, ध्यान रखना टेम्परेचर कैसा रखना पड़ेगा, बिल्कुल कांस्टेंट, इक्वल, द सोलिडिटी ऑफ ए गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। मतलब जो सोल्यूबिलिटी होगी गैस की, उसको इसने स्मॉल m माना है, वो उस प्रेशर के क्या होगी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी। स्मॉल m इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू p। कहने का मतलब p इंक्रीज करने पर सोल्यूबिलिटी भी क्या होगी, इंक्रीज। p डिक्रीज करने पर m भी क्या होगी, डिक्रीज। m और p के बीच में ग्राफ खींचा गया तो एक स्ट्रेट ग्राफ मिलेगा, क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। जब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में होगा तो एक स्ट्रेट ग्राफ मिलेगा। तो प्रोपोर्शनल हटेगा, क्या लगेगा, कांस्टेंट। तो यहाँ पर प्रोपोर्शनल हटा तो क्या लगा, कांस्टेंट। p स्मॉल m इज प्रोपोर्शनल टू p। m इज इक्वल टू k p। यहाँ पर k क्या है, हेनरी कांस्टेंट। क्या है, हेनरी कांस्टेंट। दिया हुआ है नीचे, P प्रेशर है, गैस इक्विलिब्रियम पोजीशन पर, K यहाँ पर क्या है, कांस्टेंट है, इसको KH भी लिख सकते हैं, हेनरी कांस्टेंट है। इसमें दिया हुआ है P इज इक्वल टू हेनरी कांस्टेंट, P इज इक्वल टू KH x गैस। यहाँ से P इज इक्वल टू P यहाँ पर P इज इक्वल टू KH M, अभी मैंने बोला है m इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू p। यहाँ पर m क्या है, सोल्यूबिलिटी है, सोल्यूबिलिटी। m इज इक्वल टू, मैंने यहाँ पर x मान लिया, मोल फ्रैक्शन के इक्वल, तो m इज इक्वल टू KH p। यहाँ से KH की वैल्यू निकालेंगे, KH इज इक्वल टू m अपॉन p। ध्यान रखना, P इंक्रीज करने पर KH की वैल्यू क्या हो जाएगी, डिक्रीज, या KH की वैल्यू बढ़ाने पर P की वैल्यू क्या हो जाएगी, डिक्रीज, सोल्यूबिलिटी भी क्या हो जाएगी, डिक्रीज। दैट इज क्लियर। दिया हुआ है x इज इक्वल टू P अपॉन KH, हेनरी लॉ। हेनरी लॉ की कुछ लिमिट्स हैं। प्रेशर शुड नॉट बी वेरी हाई, प्रेशर को हाई नहीं रखना। टेम्परेचर शुड नॉट बी लो, टेम्परेचर को बिल्कुल लो नहीं रखना। द सोलिडिटी ऑफ गैस इन सोलवेंट शुड बी लो, मतलब जो अपना जो गैस है वो सोलवेंट में क्या होना चाहिए, लो डिजोल्व होनी चाहिए, लो सोल्व होना चाहिए। द सॉल्यूशन शुड बी डाइल्यूट, डाइल्यूट कैसा होना, सॉल्यूशन कैसा होना चाहिए, डाइल्यूट। ये इसकी लिमिट है, ये लिमिट आपको याद करनी है, कई बार क्वेश्चन आया हुआ है। अब हेनरी लॉ की कुछ एप्लीकेशन है, ये दिया हुआ है। फर्स्ट तो दिया, टू इंक्रीजेज द
concentration of CO2 in soda water of cold drinks, the bottle is close at high temperature। मतलब कि जो CO2 है उसको क्या करते हैं, हाई प्रेशर क्या करते हैं, कोल्ड ड्रिंक्स के अंदर क्या करते हैं, डिजोल्व करते हैं। सेकंड है डिवाइड्स, मतलब कि जो समुद्री गोताखोर होते हैं वो जो समुद्र में जाते हैं तो उसके जो पीछे सिलेंडर लगा होता है उसमें प्योर ऑक्सीजन नहीं होती, उसमें हीलियम नाइट्रोजन का मिक्सचर होता है। जैसे ही वो समुद्र से नीचे से ऊपर की ओर आते हैं तो उनके शरीर में तकलीफ होती है, ब्लड जो सर्कुलेशन में दिक्कत आती है, तो शरीर में पेन होता है, इसे बेंड कहते हैं। क्या कहते हैं, बेंड। तो इसको बेंड नहीं होने के लिए उसके अंदर, सिलेंडर के अंदर हीलियम और N2 गैस मिलाई जाती है। तीसरा जो दिया हुआ है, द पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 इज लो हाई प्लेस, जो पहाड़ों पे जो मकान होते हैं वहाँ पर ऑक्सीजन की कमी होती है और उन लोगों के ब्लड में ऑक्सीजन की कमी होती है। इस रोग को क्या कहते हैं, एनोक्सिया नामक रोग कहते हैं। ये हेनरी लो के कुछ एप्लीकेशन हैं, ये भी आए हुए हैं बोर्ड एग्जाम में। आज के लिए इतना काफ़ी है, इसके बाद मैं दोबारा फिर मिलता हूँ आपसे। धन्यवाद।